हेलो एंड वेलकम टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स टू iTube क्लासेस। दोस्तों आज है सितंबर 27, 2021 मंडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। आपके सामने जो ये है वो है इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज, और फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आती है आपके जीएस पेपर 3 से, जिसको आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी वाले पोर्शन के अंदर करते हो। इंटरनल सिक्योरिटी आपका जीएस पेपर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पे आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है नक्सलिज्म का। नक्सलिज्म यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इस भी आप इसको बोल सकते हो, LWE ये भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे क्या कहना है, देखिए ये जो पूरा काम होता है, जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो पूरा काम होता है वो होता है होम मिनिस्ट्री के अंडर में। और होम मिनिस्टर कौन है? हमारे होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह। और पुलिस जो होती है वो होती है स्टेट सब्जेक्ट। इसका मतलब जो स्टेट्स के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो फिलहाल क्या हुआ, ये हमारे जो अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अलग अलग स्टेट्स के सीएम के साथ मीटिंग किया और उस मीटिंग में इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिसको हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी कंट्री में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नक्सलिज्म की घटनाएं कम हो रही हैं। देखिए, अगर आप नक्सलिज्म की बात करते हो तो एक पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं जिसे कहा जाता है रेड कॉरिडोर। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर वो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जो नक्सलिज्म से प्रभावित हैं। इसमें कई सारे स्टेट आ जाते हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है। कई सारे स्टेट ऐसे इंडिया में है जो नक्सलिज्म की चपेट में है। नक्सलिज्म को हम लोग LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं। तो होम मिनिस्टर ने यहाँ पे क्या कहा? होम मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडिया में 2010 में इंडिया में लगभग 96 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो इन्फ्लुएंस थी। 2021 में ये घट के अभी 41 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। मतलब नक्सलिज्म की घटनाएं पहले 96 डिस्ट्रिक्ट में हुआ करती थी, अभी सिर्फ 41 डिस्ट्रिक्ट में रह गई हैं। इसका मतलब नक्सलिज्म की घटनाएं भी कम हुई हैं। 2009 में जहां 2500 के लगभग वायलेंस इंसिडेंट हुआ करते थे, यही घट के आपके 2020 में सिर्फ और सिर्फ 350 रह गए हैं। तो इन आंकड़ों से क्या पता चलता है? इनसे ये पता चलता है कि नक्सलिज्म धीरे धीरे इंडिया में कम होता नजर आ रहा है। ठीक है, नक्सलिज्म के बारे में अगर आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दूं मैं, तो नक्सलिज्म की शुरुआत हुई थी कहां से? वेस्ट बंगाल से हुई थी। एक जगह है जिसका नाम है नक्सलबारी, NAXLBARI। वेस्ट बंगाल में एक जगह है, एक विलेज है नक्सलबारी, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में। इन द सेंस के वहां पे जो लैंडलॉर्ड थे वो पेजेंट्स को, एग्रीकल्चर लेबरर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। बाद में एग्रीकल्चर लेबरर ने, वहां पे एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम हुआ था चारू मजूमदार। ये उनके लीडर हुआ करते थे, चारू मजूमदार। इनकी लीडरशिप में उन्होंने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में वायलेंस किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह किया, उनको मारा, उनके लैंड रिकॉर्ड जला दिए गए, वो सारी की सारी चीजें हुई। तो वहां से इसकी होती है शुरुआत। लेकिन शुरुआत वहां से हुई, बाद में ये दूसरे एरिया में भी फैल गया, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये मैंने आपको नाम पहले से बताए हुए हैं। और ये किसकी आइडियोलॉजी पे काम करता है? नक्सलिज्म काम करता है माओ जिडोंग, MAO जिडोंग। माओ जिडोंग की आइडियोलॉजी के ऊपर काम करता है। माओ जिडोंग जो थे ये चाइना के प्रीमियर हुआ करते थे, मतलब प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय पे 1960s में। इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर काम करता है। हालांकि बाद में थोड़ा अलग भी हो गया, बट शुरुआत वहीं से हुई। माओ जेडोंग क्या कहते हैं? माओ जेडोंग ये कहते हैं कि अगर आपको पावर चाहिए तो आपको वायलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि पावर, पॉलिटिकल पावर बिना वायलेंस के आप नहीं ले सकते। वायलेंस कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, हथियार उठाइए सरकार के अगेंस्ट में। इसको ये लोग फॉलो करते थे। चाइना भी से भी इसको खूब सपोर्ट मिलता था, चाइनीज मीडिया में और चाइनीज सरकार के थ्रू। चाइना में इसको कहा जाता था स्प्रिंग थंडर, ये नाम अपने याद रख लेना है, स्प्रिंग थंडर, चाइना में इसको कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए नक्सलिज्म क्या क्या कारण है वो आप सबको पता है। डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत कम है, एजुकेशन नहीं है ना, वो सारी चीज़ें। वहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स नहीं है, एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको रिसोर्सेज के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको उसके बारे में पहले से पता ही हैं। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, मेंस में पूछ सकते हैं। जैसे कुछ इनिशिएटिव का आपको मैं नाम यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ऑपरेशन समाधान।
SAMADHAN। समाधान ऑपरेशन के अंदर बहुत सारी चीजें की जाती हैं, मोटिवेट किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, इंटेलिजेंस जो गैदर किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें, फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है समाधान के अंदर में। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक स्पेशल एक कमांडो ग्रुप है जिसे कहा जाता है ग्रे हाउंड, GRUHUND, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ का स्पेशल सिक्योरिटी कमांडो का ग्रुप है एक। उसके अलावा सलवा जुदूम है, सलवा जुदूम वहाँ के लोकल लोगों का ही ग्रुप होता है, इनको सरकार हथियार वगैरह प्रोवाइड कराती है अगेंस्ट द नक्सलिज्म। उसके अलावा एक ऑपरेशन ग्रीन हंट भी है, ऑपरेशन ग्रीन हंट भी सरकार ने चलाया था, हालांकि सरकार इसको डिनाई करती है, लेकिन कुछ मीडिया में कहना है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट सरकार ने 2010 में चलाया था। उसके अलावा सरेंडर पॉलिसी और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 2006 में सरकार ने कमेटी सेटअप की थी, जिस कमेटी का नाम था डी बंदोपाध्याय, आपको याद रख लेना है, डी बंदो, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कहीं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, डी बंदोपाध्याय। ये कमेटी सरकार ने 2006 में बनाई थी टू स्टडी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द कंडीशन ऑफ द नक्सलाइट पीपल एंड टू सजेस्ट सम मेजर्स टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज में है तो एग्जाम में यहाँ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है हमारी जुडिशरी से आती है, तो इसको हम लोग GS पेपर 2 से कवर करते हैं, जुडिशरी से और सोशल जस्टिस से। ठीक है, सोशल जस्टिस दोनों पोर्शन से कवर करते हैं। क्या कहा है हमारे जो CJI हैं मिस्टर रमन्ना जी, इन्होंने कहा है कि ये 50% वीमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं जुडिशरी के अंदर। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, हालांकि ग्राउंड पे कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इसके बारे में तो देखना रहेगा, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है। देखिए, अगर आप जुडिशरी की बात कर रहे हो, वीमेन रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात करते हो, लोअर जुडिशरी में लगभग 30% के लगभग वीमेन है, हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 11.5% वीमेन है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 12% वीमेन है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में 33 जजों में से सिर्फ 4 वीमेन जजेस हैं, और ऐसा भी बहुत पहली बार ही हो रहा है कि इतनी सारी फीमेल जजेस हैं। खैर, और अगर आप बात करो परसेंटेज की बात करो तो इंडिया में लगभग 1.7 मिलियन एडवोकेट्स हैं, 17 लाख। उन 17 लाख एडवोकेट में से सिर्फ और सिर्फ 15% वीमेन है। तो इन आंकड़ों से सीधा सीधा सा पता चलता है कि हमारी जुडिशरी के अंदर चाहे लोअर लेवल पे हो चाहे अपर लेवल पे हो, वीमेन का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। तो CJI ने यही कहा है, इन्होंने कहा है कि देखिए वीमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये इसका पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और इन्होंने ये भी बात बोली कि जो हमारे लॉ स्कूल्स हैं, लीगल प्रोफेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ पे भी वीमेन को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब देखिए वीमेन यूनिवर्सिटी में जाएंगी, कॉलेज में जाएंगी, तभी तो वो आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो ऐसा इन्होंने कहा है। तो अगर फ्यूचर में इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप CJI के इस बात को वहाँ पे लिख सकते हो। देखिए इसका एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इसको अपोज करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। क्या वीमेन का 50% पार्टिसिपेशन होना चाहिए थ्रू द रूट ऑफ रिजर्वेशन के थ्रू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए वैसे तो होना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन जब अगर एग्जाम में अगर आपको एक आंसर लिखना पड़ेगा ना, तो आपको हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जो व्यू पॉइंट है वही व्यू पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आप पर्सनल कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको वही लिखना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड होता है किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट के स्टैंड से आप इधर उधर जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को कोशिश करो कि आप अपने आंसर में लिखो। ठीक है, आज का ट्यूटोरियल है ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। आपको पता है हम ट्यूटोरियल सबसे एंड में डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे ये देख लेते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब क्रॉसिस कोस्ट, आंध्रा फिशरमैन डाइज। तो गुलाब के बारे में कल आपको मैंने बता दिया था, ये पाकिस्तान ने नाम सपोर्ट किया है ना। 13 कंट्री होती हैं जो नाम को सपोर्ट इंडियन ओशन में प्रपोज करती हैं, है ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें नोमेनक्लेचर वगैरह का हम लोगों ने कर लिया था, तो इसको तो आज नहीं कराऊंगा, पूरा रिपीटेड है। कुछ नया कर लेते हैं आज। एक्सप्लेन सेक्शन में आसाम कन्फ्लिक्ट ओवर लैंड, ये नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप कर सकते हो। वाई वैक्सीन एफिकेसी इज डिक्लाइनिंग एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द थर्ड डोज, कि वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है, जो उसका असर है वो कम हो रहा है। इसीलिए कई डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखो, इजराइल में, USA में, UK में, वो थर्ड डोज की भी बात कर रहे हैं, और हो सकता है वो थर्ड डोज के बाद फोर्थ डोज की भी बात करें, हो सकता है फिफ्थ डोज की, हो सकता है आपको हर 6 महीने में वैक्सीन की डोज लेनी पड़े, क्योंकि वैक्सीन जब आप लेते हो ना तो उसका असर थोड़े समय के बाद कम हो जाता है। वैक्सीन इंड्यूस्ड जो इम्यूनिटी होती है वो आपकी 2, 4, 5 महीने के बाद कम होना शुरू हो जाती है। उसके बारे में ही पूरा ये आर्टिकल है। मैं आपको डिटेल में तो नहीं जा सकता हर लाइन टू लाइन, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। देखिए
जो आप वैक्सीन लगवाते हो तो आपको वैक्सीन दो तरीके से प्रोटेक्ट करती है। मतलब यहाँ पे दो लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं। एक लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जैसे ये आपका सेल है, ये आपकी बॉडी में आपका कोशिका है, सेल है, ये ऊपर से वायरस है, तो ये वायरस सेल के अंदर एंट्री करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वैक्सीन आपको क्या करती है, दो तरह का डिफेंस प्रोवाइड कराती है। पहला डिफेंस प्रोवाइड कराती है वो सरफेस के ऊपर, सरफेस पे, ताकि वो वायरस इस सेल के सरफेस से अटैच ना हो सके। एक बार अगर वो इसको काउंटर कर लेता है तो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। तो वैक्सीन इस चीज को काउंटर नहीं करती है। वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर काउंट करती है, लेकिन एक बार अगर वो आपके सरफेस में घुस गया, अंदर आ गया सेल के अंदर, तो उसके बाद टी सेल, जिसे कहते हैं टी सेल, वो काम करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें होती है हमारे यहाँ पे, एक होता है हमारे पास एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, और एक होता है हमारे पास टी सेल। एंटीबॉडी जो इफेक्टिव होती हैं वो सिर्फ सरफेस के ऊपर होती हैं, जो टी सेल होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये टी सेल क्या करते हैं, टी सेल उन सेल्स को मार देते हैं जिसके अंदर वायरस एंट्री कर चुका होता है, जिन्हें कहते हैं किलर टी सेल। याद रहेगा, किलर टी सेल उनको बोलते हैं। तो ये दो तरह का डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है। अब होता क्या है कि थोड़े समय के बाद जब आपकी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, एंटीबॉडीज कम होने लगती हैं, तो वायरस आपकी सेल के अंदर एंट्री कर जाता है, आप इन्फेक्टेड भी हो जाते हो। लेकिन इस इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, इनिशियली जब आपने वैक्सीन लगाई तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज 95% थी। थोड़े समय के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 40% रह गई। यूके के अगर आप रिजल्ट देखो, शुरू में जब आपने वैक्सीन लगवाई तो आपके अंदर एंटीबॉडी 97% थी, बाद में वो 71 से 84% हो गई, मतलब कम हो गई। लेकिन अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन देखो, हॉस्पिटलाइजेशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब आपने एक बार आप वैक्सीन लगवा ली है, जो टी सेल होते हैं वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। चाहे आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज कम हो जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टी सेल फिर भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि आपको सिम्टम्स आए, हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड हो जाओ, लेकिन आप हॉस्पिटल जाने की नौबत आपको नहीं पड़ेगी, आप घर में ही रिकवर हो सकते हो, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। इसलिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। और इन कंट्रीज में थर्ड डोज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल जो ग्रुप्स हैं, जैसे 60+ जो लोग हैं, या जो बच्चे हैं, या किसी को स्पेशल कोई अलग से बीमारी होती है, तो उनको थर्ड डोज दी जा रही है, सभी लोगों को थर्ड डोज नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो एंटीबॉडी से क्या होगा, एंटीबॉडी से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट होती है, प्रोटेक्शन होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज कम हो भी जाती हैं, उसके बावजूद भी आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ द टी सेल्स। ठीक है, तो यही इस पूरे एक्सप्लेन सेक्शन में बताया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग देखते हैं दुनियादारी से, वर्ल्ड में आज क्या आया है। वीमेन कैंडिडेट विन माइनॉरिटी ऑफ द सीट, मेजोरिटी ऑफ द सीट्स इन द आइसलैंड इलेक्शन। आइसलैंड में अभी इलेक्शन हुए थे, 63 सीट होती हैं वहाँ की पार्लियामेंट में। आउट ऑफ दी 63, 33 सीट्स आर वन बाय द वीमेन। दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जहाँ पे मेजोरिटी वीमेन जीत के आई हैं। एक ही पार्टी से नहीं आई है, अलग अलग पार्टी से आई हैं, बट स्टिल रिप्रेजेंटेशन वीमेन का वहाँ पे ज़्यादा है। एक चीज़ आपको बता दूं कि आइसलैंड की जो पार्लियामेंट होती है, इसका नाम होता है ऑलथिंग। क्या होता है, ALTH, आई थिंक दैट इज द नेम ऑफ दिस पार्लियामेंट। जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहां पे आज एक हम लोगों ने पोस्ट डालने वाले हैं शाम को, जिसमें कई सारी कंट्रीज के पार्लियामेंट के नाम आपको बता दिए जाएंगे। तो अगर आप यूट्यूब पे हमारे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम का यूज करते हो। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर और लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो नए बच्चों को तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज हम आपके लिए एनालिसिस लेके आते हैं। बहुत थोड़े समय में आपको एनालिसिस करवा देते हैं, 2-3 घंटे नहीं लेते एनालिसिस करने के लिए, आधे घंटे में 35 मिनट में कर देते हैं। ठीक है, अगली जो आती है वो जीएसटी पैनल को लेके आती है। जीएसटी काउंसिल पैनल, जीएसटी काउंसिल के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप एनालिसिस करते हो तो आप मुझे बता दो कि जीएसटी काउंसिल कौन सा आर्टिकल होता है जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाता है, और आप मुझे ये बताओगे जीएसटी काउंसिल को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। ईयर भी बता दो तो और भी मजा आ जाएगा। इस बार जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, लखनऊ के अंदर। इसमें कई सारे मुद्दे पे बात की थी। पहला मुद्दा तो ये था कि भैया जो पेट्रोल डीजल है क्या इसको जीएसटी के अंदर लाएं, तो इसके ऊपर डिसीजन लिया गया है कि फिलहाल इसको हम लोग जीएसटी में नहीं लाएंगे। दूसरा मुद्दा था कि जो फूड डिलीवरी एप्स हैं जैसे जोमेटो है, स्विगी है,
इनको भी अभी टैक्स, जीएसटी टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्टोरेंट। सो ये कुछ मुद्दे थे, ठीक है। अभी जीएसटी पैनल एक का गठन किया गया है। जीएसटी पैनल में डिस्कशन किया जाएगा कि कौन कौन से नए आइटम्स के ऊपर हम लोग टैक्स लगा सकते हैं, कौन से टैक्स, कौन से के ऊपर रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए जो है जीएसटी पैनल बनाया गया है। कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, आपको पहले से इसके बारे में पता है। उसके अलावा आईटी रूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पहले पढ़ चुके हैं। आईटी रूल्स को लेके कई सारे कन्फ्यूजन थे, इसमें कई सारे प्रोविजन ऐसे थे जिसको लेके एम्बिग्विटी थी, क्लैरिटी नहीं थी, डेफिनेशन नहीं थी। तो सरकार ने अभी कहना है कि हम लोग एसओपी लेके आएंगे, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर लेके आएंगे जिससे वो कंफ्यूजन दूर हो सके, ठीक है। तो वो पूरे का पूरा मामला था। चलिए अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। एडिटोरियल सेक्शन में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, ये वाला पोर्शन, ग्रेन डिप्लोमेसी। देखिए हालांकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि देयर वाज अ टाइम इन 1960s जब इंडिया फूड ग्रेन के ऊपर, विदेशों के ऊपर डिपेंड करता था। हमारे पास, हम लोग खाने के भी मोहताज हुआ करते थे। बात ये है, अमेरिका उसमें उस समय फूड सरप्लस हुआ करता था, और अमेरिका उस फूड सरप्लस को एज अ डिप्लोमेटिक टूल यूज करता था, दूसरे कंट्री के ऊपर दबाव बनाने के लिए, उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए। अमेरिका में उस समय एक प्रोग्राम चलता था जिसे कहा जाता था फूड फॉर पीस प्रोग्राम। क्या कहते थे? फूड फॉर पीस, याद रहेगा आपको, फूड फॉर पीस प्रोग्राम। और इसे जो है PL480 भी कहा जाता है, PL480। इसके तहत अमेरिका दूसरी कंट्री में वीट वगैरह प्रोवाइड करवाता था। इंडिया में भी उसने जो है 24 मिलियन टन वीट प्रोवाइड कराया था ड्यूरिंग 1964 एंड 1966। अब इसकी वजह से वो इंडिया को ब्लैकमेल करता था, क्योंकि इंडिया अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता था। फिर बाद में इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हम लोग अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। वही उस कुछ सिचुएशन आज इंडिया के ऊपर भी है। इंडिया में आज फूड सरप्लस है, हमारे पास वीट एक्सेस में है, तो क्यों ना हम उस वीट को एक्सपोर्ट करें। जैसे अमेरिका उसका यूज करता था डिप्लोमेसी के लिए, क्या हम उसको यूज नहीं कर सकते? क्योंकि इंडिया में वीट को स्टोर करना कितना 5,589 रुपए पर टन खर्चा आता है भैया, अगर आप उसको स्टोर करते हो मंडी के अंदर या कहीं वेयर हाउस के अंदर। तो इससे अच्छा है कि आप उसका यूज कर लो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आप जब लोगों को देते हो, उसके बावजूद भी इंडिया में बहुत सारा सरप्लस बच जाता है। तो क्यों ना हम दूसरी कंट्री जैसे श्रीलंका, इनको देके उनकी हेल्प करें, बांग्लादेश को देके हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में इस समय फूड क्राइसिस चल रहा है। और अगर आप बात करें अफगानिस्तान की, तो क्या हम अफगानिस्तान में वीट नहीं दे सकते? क्या वहां पे राइस नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। तो इसे हम एज अ डिप्लोमेटिक टूल यूज कर सकते हैं। हम ये दिखा सकते हैं कि साउथ एशिया में इंडिया के रहते हुए कोई भी भूखा नहीं मरेगा, है ना। वन दैट केयर्स एंड मैटर्स टू द वर्ल्ड, इंडिया इज दैट कंट्री। इंडिया इज दैट कंट्री दैट केयर्स, जो केयर करती है और जो मैटर करती है टू द वर्ल्ड। तो वीट डिप्लोमेसी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या कहता है, लर्निंग विदाउट बैरियर्स। हम लोग पहले भी फ्यूचर में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे कर चुके हैं जिसमें आपको बताया गया था कि कैसे ऑनलाइन एजुकेशन से हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है बच्चों का स्कूल में, उसके ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं। लेकिन आज इस एडिटोरियल के थ्रू मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो ऑनलाइन एजुकेशन से जिसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, बहुत ही ज्यादा। वो कौन सा सेक्शन है आपका? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल्ड लोग हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जिनको कहा जाता है, दुनिया में 80% से ज्यादा जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं। ग्लोबली दुनिया का लगभग 15% पॉपुलेशन जो है वो किसी ना किसी डिसेबिलिटी से त्रस्त है। उनमें से 80% लोग रहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, और इनमें से भी 35% के लगभग रहते हैं चाइना में और इंडिया में। और WHO का कहना है कि डिसेबिलिटी इज ऑल्सो ह्यूमन राइट इशू, क्योंकि डिसेबल्ड लोग सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं, उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया है। अब पिछले 65 इयर्स में दुनिया में ओवरऑल लिटरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। 1960 में लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 42% हुआ करती थी। 2019 में लिटरेसी रेट बढ़ के 86% हो गया। हम यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी की बात करते हैं, लेकिन अगर आप अपाहिज यानी कि डिसेबल्ड या फिर आप कहिए कि दिव्यांग, अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो वो अभी भी दुनिया में सिर्फ 3% है। सिर्फ 3% डिसेबल्ड लोग इस दुनिया में एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, और इनमें सिर्फ 1% फीमेल हैं। तो फीमेल की तो और भी हालत यहाँ पे बेचारा बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब है।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो और ये भी कहना है यूनेस्को का कि दुनिया के 90% जो जो डिसेबल्ड लोग हैं वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं और वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते। बहुत सारे रीजंस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे स्कूल्स में, कॉलेज में, जहाँ चले जाओ, डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग से कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे। उनके लिए लिफ्ट नहीं होती हैं, उनके लिए सीढ़ियाँ वैसी नहीं होती हैं, उनके लिए बाथरूम नहीं होते हैं, है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएक्सेसिबल होता है, एक्सेस नहीं कर सकते। रीडिंग मटेरियल वो डिसेबल्ड लोगों के हिसाब से नहीं बनाया जाता है। टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है उनको स्पेशल तरह से ट्रीट करने के लिए, है ना। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो डेवलपिंग कंट्रीज में अकॉर्डिंग टू यूएन 80 to 90% जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास काम ही नहीं है। तो अगर हम नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में देखो तो डिसेबल्ड लोग बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। पहले तो वो सोशली डिस्क्रिमिनेट होता है और ऊपर से इकोनॉमिकली भी वीक होते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पेंडेमिक ने क्या किया? पेंडेमिक से हमारा पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसकी वजह से डिसेबल्ड लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। उनको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, वो अपने घर पे बैठ के क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन उनको मिल सकती है ना। बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। उनको वहाँ पे बार बार लेक्चर देख सकते हैं, लाइब्रेरी की सुविधा उनको ऑनलाइन मिल सकती है ना। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, वो कर सकते हो आप। उसके अलावा जो स्पेशल करिकुलम है आप वो कर सकते हो। ई लर्निंग के थ्रू आप ऐसा मटेरियल डेवलप कर सकते हो जो ब्रेल उसमें होता है या डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है। वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, स्क्रीन रीडर कर सकते हो आप, मतलब टेक्स्ट मैग्नीफाई कर सकते हो, उसको जूम करके देख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है। स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर आते हैं। अगर आप मतलब अगर आपको कोई और डिसेबिलिटी है, जैसे मान लो अगर आप ब्लाइंड हो या डेफ हो, कम से कम आप बोल तो सकते हो, तो बोल के आप पढ़ सकते हो। ब्रेल ऐसे कीवर्ड आते हैं, आप उसके फ्रेंडली होते हो, है ना। लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन होती है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, वीडियो सबटाइटल के साथ देख सकते हो। मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटी होती है डिसेबल्ड लोगों के पास व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन एजुकेशन। और क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट पेनिट्रेशन दुनिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से डिसेबल्ड लोगों को भी बेनिफिट यहां पे होने वाला है। और ऊपर से प्राइसेस भी बहुत सस्ते हो गए आजकल तो इंटरनेट पैक के। तो कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर में अगर ऑनलाइन एजुकेशन अगर कंटिन्यू रहता है तो डिसेबल्ड लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि 2030 तक हमारा जो सस्टेनेबल गोल है वो क्या कहता है? इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि इसमें हम लोग हर ग्रुप को इंक्लूड करते हैं, बच्चों को, वीमेन को, माइनॉरिटीज को, डिसेबल्ड को। अगर ऑनलाइन एजुकेशन रहेगी तो हम अपने इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को भी जल्दी अचीव कर सकते हैं, है ना। ऐसा कहा गया है। तो और ज्यादा इसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? स्पेशल तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज को डिजाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड लोगों को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, है ना। इस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और फ्यूचर में आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम की ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर डिसेबल्ड लोगों को हम लोग एजुकेशन देंगे, इनको प्रॉपर स्किल देंगे, तो ये वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल कर सकते हैं, अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या नुकसान हैं या बेनिफिट हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिसेबल्ड लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान के जैसा है, क्योंकि वो घर पे बैठ के ही एजुकेशन ले सकते हैं, उनको एक्सेस मिल सकती है। क्योंकि स्कूल वगैरह में आपको पता ही है कि विजिट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी ही नहीं होती है, राइट। सो यही था मेरे ख्याल से आज का पूरा आर्टिकल। इसमें और कुछ बचा नहीं है। तो अगर आप नए हो प्लेटफॉर्म पे, दोबारा कहना चाहूँगा कि आप हमें सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो तो आप करते ही हो, तो उसमें कुछ बात है ही नहीं बोलने की, ठीक है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पे भी आप हमें जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।